गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर धीरज बाकोलिया, एसोसिएट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, गवर्नमेंट लोहिया कॉलेज चूरू। अपन चल रहे हैं भारतीय संविधान और आज बात करेंगे अपन भारत में उच्च न्यायालय। इससे पहले अपन सर्वोच्च न्यायालय के बारे में विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में अपने 4 वीडियो आए थे और आज से अपन शुरू करेंगे भारत में उच्च न्यायालय। भारत में हमारी जो न्यायपालिका है उस न्यायपालिका का ढांचा एक है रहा है। हालांकि संघात्मक शासन व्यवस्था में न्यायपालिका दोहरी होती है, केंद्र की न्यायपालिका अलग और राज्यों की न्यायपालिका अलग। लेकिन भारत ने संघात्मक शासन व्यवस्था होने के बावजूद न्यायपालिका का ढांचा दोहरा नहीं बल्कि इकहरा ही अपनाया है। भारत में सर्वोच्च स्तर पर हमारा उच्चतम न्यायालय है और उसके अधीन राज्यों के उच्च न्यायालय और उसके अधीन जिला एवं सत्र न्यायालय और अधीन अन्य न्यायालय है। हमारे यहाँ पर न्यायपालिका का आकार पिरामिड की भांति है। पिरामिड के आकार में नीचे से लेकर के ऊपर तक और ऊपर सर्वोच्च बिंदु पर सर्वोच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय, और उच्चतम न्यायालय अपने अधीन समस्त न्यायालयों के ऊपर न केवल नियंत्रण रखता है बल्कि उनका अधीक्षण भी कर सकता है। इन सबके बावजूद हमारे यहाँ पर न्यायपालिका है वो विश्व की सर्वोत्तम न्यायपालिका के रूप में जानी जाती है। हमारी न्यायपालिका के पास न केवल संविधान की रक्षा का दायित्व है बल्कि मौलिक अधिकारों का दायित्व भी है, और इसके साथ ही साथ हमारी न्यायपालिका न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग भी करती है। यहाँ पर न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति न केवल उच्चतम न्यायालय बल्कि राज्यों के उच्च न्यायालय के पास भी है। आज अपन राज्यों के उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हुए जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से हमारी राज्यों की न्यायपालिका कार्य करती है या उच्च न्यायालय कार्य करते हैं। तो शुरुआत करते हैं भारत में उच्च न्यायालय। आपसे निवेदन, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाले वीडियोज का नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होता रहे। चलिए शुरुआत करते हैं उच्च न्यायालय। अनुच्छेद 214 कहता है प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। मतलब अनुच्छेद 214 के अनुसार यह बात निहित है कि भारत की संसद यदि चाहे तो प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। हालांकि वर्तमान में भारत में कुल मिलाकर 25 उच्च न्यायालय है। हालांकि राज्यों की संख्या अभी 28 है लेकिन उच्च न्यायालयों की संख्या 25 है। संसद 2 या 2 से अधिक राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना कर सकती है। ये संसद को अधिकार दिया गया है कि वो इस बारे में जो भी चाहे जैसा भी चाहे निर्णय कर सकती है, और संसद चाहे तो एक राज्य के लिए एक न्यायालय हो सकता है, एक से अधिक राज्यों के लिए भी एक न्यायालय हो सकता है, साथ ही साथ एक से अधिक राज्य और संघ शासित क्षेत्र के लिए भी एक ही न्यायालय उच्च न्यायालय हो सकता है। यह सब कुछ संसद के ऊपर निर्भर करता है। समय समय पर भारतीय संसद के द्वारा कानून बनाकर अलग अलग समय में अलग अलग उच्च न्यायालयों की स्थापना भारत में की जाती रही। अभी हाल ही में 25वां उच्च न्यायालय सन 2019 में ही स्थापित किया गया। इसका मतलब ये शक्ति संसद में निहित है कि वो उच्च न्यायालयों की स्थापना किस आधार पर और किस रूप में करती है। 28 राज्य और 8 संघ शासित क्षेत्र होने के बाद हमारे यहाँ पर अभी 25 उच्च न्यायालय। इसका मतलब ये निकलता है कि एक से अधिक राज्यों और संघ शासित क्षेत्र के लिए भी उच्च न्यायालय स्थापित है और वो कार्यशील है। प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश होगा और अन्य ऐसे न्यायाधीश होंगे जिन्हें समय समय पर राष्ट्रपति नियुक्त करेगा। ऐसा लिखा है अनुच्छेद 216 में। अनुच्छेद 216 के अनुसार प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक तो मुख्य न्यायाधीश होगा और इसके अलावा इतने अन्य न्यायाधीश होंगे जितने की समय समय पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। राष्ट्रपति कितने न्यायाधीश नियुक्त करेगा इसके लिए उस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार और कार्यभार के ऊपर निर्भर करता है। यदि कार्यभार ज्यादा है तो न्यायाधीश ज्यादा होंगे और कार्यभार कम है तो न्यायाधीशों की संख्या कम हो सकती है। और यह सब कुछ तय करने का दायित्व संसद के ऊपर डाला गया कि संसद समय समय पर
पुनरीक्षण करते हुए यह तय करे कि किस उच्च न्यायालय में कितने न्यायाधीशों की आवश्यकता है, और जितने भी न्यायाधीश होंगे वो सारे के सारे न्यायाधीश राष्ट्रपति के वारंट से नियुक्त किए जाएंगे। जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या किसी अन्य कारण से वह अपने कर्तव्य का पालन करने में असमर्थ हो, तो राष्ट्रपति अन्य न्यायाधीशों में से एक को कर्तव्य पालन के लिए नियुक्त करेगा। अनुच्छेद 223 यह कहता है कि यदि किसी उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो जाए तो राष्ट्रपति उन अन्य न्यायाधीशों में से किसी एक व्यक्ति को कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करेगा। वो तब तक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करेगा जब तक कि राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त नियमित मुख्य न्यायाधीश की स्थापना या नियुक्ति नहीं हो जाती। इसलिए अनुच्छेद 223 के अनुसार किसी भी वरिष्ठ न्यायाधीश को किसी राज्य का कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। बकाया कार्यों को निपटाने के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति कर सकेगा। मान लीजिए बहुत ज्यादा कार्यभार है और कार्य बढ़ा हुआ है, केस या विवाद बहुत ज्यादा है, तो अतिरिक्त कार्यों को निपटाने के लिए भी अतिरिक्त न्यायाधीश की आवश्यकता हो सकती है, और अतिरिक्त न्यायाधीश की आवश्यकता होने पर राष्ट्रपति ऐसे अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकेगा। अनुच्छेद 224 अतिरिक्त न्यायाधीश की नियुक्ति की व्यवस्था करता है। साथ ही साथ यह भी कहता है कि जो भी व्यक्ति अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा उसका कार्यकाल अधिकतम 2 वर्ष होगा और 2 वर्ष तक वह अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में कार्य कर सकेगा। राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श से उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में कर सकता है। अनुच्छेद 222 के अनुसार न्यायाधीशों के स्थानांतरण किए जा सकते हैं और ऐसा राष्ट्रपति कर सकता है, लेकिन राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति का स्थानांतरण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में करने से पूर्व भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श लेता है। अपने पिछले वीडियोस में कॉलेजियम सिस्टम की बात की थी, और कॉलेजियम सिस्टम न केवल न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कार्य करता है बल्कि न्यायाधीशों के स्थानांतरण के संबंध में भी कार्य करता है। इसका मतलब यह निकलता है भारत के मुख्य न्यायाधीश और 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों से मिले कॉलेजियम की अनुशंसा के आधार पर किसी भी व्यक्ति किसी भी न्यायाधीश का स्थानांतरण एक न्यायालय से दूसरे न्यायालय में किया जा सकेगा, ऐसा अनुच्छेद 222 कहता है। योग्यताएं। अनुच्छेद 217 के अनुसार भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त होने के लिए कुछ निर्धारित योग्यताएं हैं, जैसे वह भारत का नागरिक हो, भारत के राज्य क्षेत्र में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो। हम बात कर रहे हैं राज्यों के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश की नियुक्ति के बारे में। पहली योग्यता कि उसको भारत का नागरिक होना चाहिए, और दूसरी किसी भी इलाके में भारत में कहीं पर भी किसी भी राज्य में कम से कम 10 वर्ष तक कोई न्यायिक पद धारण कर चुका हो। यानी कहने का मतलब यह कि कम से कम 10 वर्ष तक वो किसी न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, चाहे वो जिला न्यायाधीश के रूप में रहा हो या जिला सत्र न्यायाधीश के रूप में रहा हो, किसी भी रूप में कम से कम न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो, और उच्च न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता रह चुका हो। यदि वो न्यायाधीश नहीं रहा है तो किसी उच्च न्यायालय में, राज्य के किसी भी उच्च न्यायालय में, हाई कोर्ट में कम से कम 10 वर्ष तक अधिवक्ता के रूप में कार्य कर चुका हो, तो वकील कोटे से भी न्यायाधीशों की नियुक्ति की जा सकती है। कार्यकाल 62 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेगा। अनुच्छेद 217 यह कहता है कि जो व्यक्ति भारत के उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाता है वो अपनी आयु 62 वर्ष की होने तक अपने पद पर रहेगा, और जिस तिथि को उसकी आयु 62 वर्ष होती है उस तिथि से वो सेवानिवृत्त माना जाएगा। महाभियोग की चर्चा अपन पहले भी कर चुके हैं। उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों में न्यायाधीशों को महाभियोग के द्वारा हटाने की एक ही प्रक्रिया है। ये अपन उच्चतम न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के बारे में जब चर्चा की थी तब भी कर चुके हैं, फिर भी अपन एक बार और दोहराते हैं। अनुच्छेद 224(4) के अनुसार भारत में उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को महाभियोग की प्रक्रिया के द्वारा हटाया जा सकता है। कैसे?
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा कदाचार और अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। यानी कि सिर्फ दो तरीके हैं जब उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इसके पद से हटाया जा सकता है। एक तो यदि उसके ऊपर कदाचार का आरोप लगा है या वह कार्य करने में असक्षम है, अक्षम हो गया है, तो ऐसी स्थिति में उसको हटाया जा सकता है। केवल दो ही तरीकों से हटाया जा सकता है। तीसरे तरीके का उल्लेख हमारे संविधान में नहीं है। यानी कि उच्च न्यायालय का न्यायाधीश हो या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश, उसको संसद द्वारा एक प्रस्ताव पारित करके हटाया जा सकता है जिसमें उसके ऊपर कदाचार का या अक्षमता का आरोप लगाया गया हो। इस प्रस्ताव को संसद के प्रत्येक सदन द्वारा पृथक कुल सदस्यों के बहुमत तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से पारित होना आवश्यक है। इस बात को समझिएगा, ये जो प्रस्ताव है ये संसद के प्रत्येक सदन द्वारा, संसद के प्रत्येक सदन से मतलब कि हमारे यहाँ संसद के 2 सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों द्वारा पृथक यानी कि अलग अलग पारित होना चाहिए। इसमें लिखा है कुल सदस्यों के बहुमत, यानी पहली शर्त यह है कि कुल सदस्यों का बहुमत होना चाहिए। जब बात अपन राज्यसभा की करते हैं तो राज्यसभा का कुल सदस्य यानी कुल बहुमत है 245 और 245 का बहुमत होता है 123, यानी कि कम से कम 123 सदस्य उस प्रस्ताव के समय उपस्थित होने चाहिए, तभी इस प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। और जहां तक बात लोकसभा की है, लोकसभा की सदस्य संख्या 545 है और इसका बहुमत होता है 273 व्यक्ति उच्चतम या उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के विरुद्ध लागू होने वाले महाभियोग के प्रस्ताव के समय उपस्थित होने चाहिए, तभी प्रस्ताव पर चर्चा हो सकती है। इसके बाद दूसरी शर्त क्या है, तथा उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से, यानी कि कम से कम राज्यसभा में 123 सदस्य तो होंगे ही होंगे, या लोकसभा की बात है तो कम से कम 273 सदस्य तो होंगे ही होंगे। इसके बाद इनमें यह संख्या इससे कम नहीं होनी चाहिए। इसके बाद जो व्यक्ति उपस्थित होते हैं और जिन व्यक्तियों ने मतदान किया है उसका कम से कम 2/3 बहुमत। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि राज्यसभा की बात करें 123 कम से कम होने चाहिए, मान लीजिए 140 सदस्य है तो 140 सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। और यदि बात लोकसभा की करें तो लोकसभा में कम से कम 273 सदस्य उपस्थित होने चाहिए, मान लीजिए 290 सदस्य है तो 290 सदस्यों का 2/3 बहुमत होना चाहिए। अलग अलग जब यह प्रस्ताव पारित होगा तभी न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है। एक और शर्त है इसमें कि न्यायाधीशों के विरुद्ध यह प्रस्ताव एक ही सत्र में स्वीकार होना चाहिए। संसद के जो सत्र चलते हैं, अमूमन हमारे यहाँ संसद के कम से कम 3 सत्र होते हैं, उसके अलावा भी समय समय पर सत्र बुलाए जाते रहे हैं। तो जो भी सत्र बुलाया गया और उस सत्र में जब यदि किसी न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया चल रही हो तो वो एक ही सत्र में होना चाहिए, बीच में सत्र का सत्रावसान नहीं होना चाहिए। यदि महाभियोग की प्रक्रिया के दौरान सत्र का सत्रावसान हो जाता है तब महाभियोग की प्रक्रिया वही समाप्त मानी जाएगी। हाँ, अगले बार जब कोई सत्र आयोजित हो तब नए सिरे से महाभियोग की प्रक्रिया प्रारंभ की जा सकती है, अन्यथा उस समय वो प्रक्रिया वही समाप्त हो जाएगी। न्यायाधीश को अपना पक्ष रखने व पैरवी का पूरा अधिकार होगा। जिस न्यायाधीश के विरुद्ध महाभियोग की प्रक्रिया लंबित है वो स्वयं उपस्थित होकर या अपने किसी प्रतिनिधि के माध्यम से अपना पक्ष रख सकता है संसद के सामने। आयु संबंधी विवाद, यदि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश का आयु संबंधी विवाद पैदा होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करके राष्ट्रपति निर्णय करेगा। जब भी अभी पिछले दिनों भी एक आयु संबंधी विवाद पैदा हुआ था कि किस न्यायाधीश की कितनी आयु है, क्योंकि सेवानिवृत्ति का मामला होता है, 62 वर्ष की आयु होने पर उसको सेवानिवृत्त होना होता है। तो यदि इस प्रकार का कोई विवाद पैदा होता है तो भारत के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श करने के उपरांत राष्ट्रपति अंतिम रूप से निर्णय करेगा कि किस न्यायाधीश की आयु कितनी है, और जो निर्णय राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा वो निर्णय अंतिम होगा। वेतन अनुच्छेद 221 के अनुसार मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये, अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है, और यह वेतन भारत की संचित निधि से दिया जाता है। हालांकि वो राज्यों के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं लेकिन उनका वेतन भारत की संचित निधि पर भारित होता है। मुख्य न्यायाधीश को 2,50,000 रुपये मासिक और अन्य न्यायाधीशों को 2,25,000 रुपये मासिक वेतन प्राप्त होता है। क्षेत्राधिकार,
भारत के उच्च न्यायालयों को भी प्रारंभिक परामर्श अपीलीय क्षेत्राधिकार प्राप्त है। जैसे प्रारंभिक क्षेत्राधिकार की बात करें तो आपराधिक तथा राजस्व दोनों प्रकार के मुकदमे प्रारंभिक रूप में उच्च न्यायालयों में रखे जा सकते हैं। याद रखिएगा, जब अपने उच्चतम न्यायालय की चर्चा की थी तब उच्चतम न्यायालय में किसी भी प्रकार का ऐसा विवाद सीधे प्रस्तुत नहीं किया जा सकता, वहां पर उच्च न्यायालय से प्रस्तुत होने पर अपील की जा सकती है और यहां पर सीधे ही प्रस्तुत किया जा सकता है। कौन सा मामला? यदि आपराधिक तथा राजस्व जो भी मामले हो, यानी कि फौजदारी और दीवानी, दोनों ही मामले सीधे रूप में उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। इसके अलावा समुद्र पर हुए अपराध, तलाक, विवाह, कंपनी कानून तथा उच्च न्यायालय के अवमानना से संबंधित मुकदमे भी सीधे उच्च न्यायालय में रखे जा सकते हैं। यानी कि समुद्र पर हुए विवाद का मामला हो, या तलाक का मामला हो, या विवाह कानून का मामला हो, कंपनी कानून का मामला हो, या उच्च न्यायालय के अवमानना का मामला हो, वो भी सीधे उच्च न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मूल अधिकारों से संबंधित विवाद भी न्यायालय में प्रस्तुत किए जा सकते हैं। याद रखिएगा, मौलिक अधिकारों की रक्षा करने का दायित्व उच्चतम न्यायालय के साथ साथ उच्च न्यायालयों को भी है, और उच्च न्यायालय में भी मूल अधिकारों के हनन से संबंधित विवाद प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मूल अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट निकालना, अनुच्छेद 226। अनुच्छेद 226 भारत के उच्च न्यायालयों को भी मौलिक अधिकारों की सुरक्षा के लिए रिट निकालने की अनुमति प्रदान करता है। याद रखिएगा, संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत अनुच्छेद 32 में उच्चतम न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति है, और अनुच्छेद 226 में उच्च न्यायालयों को रिट जारी करने की शक्ति है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, इस नाम से 5 अलग अलग रिट अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय और अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालयों के द्वारा जारी की जाती है। मौलिक अधिकारों के साथ विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट निकाल सकता है। अनुच्छेद 226 ये कहता है कि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के साथ साथ विधिक अधिकारों के उल्लंघन पर भी रिट जारी कर सकता है। जैसे हमें मौलिक अधिकारों के अलावा जो अन्य अधिकार मिले कानून के द्वारा, वो विधिक अधिकार कहलाते हैं, जैसे कि संपत्ति का अधिकार, तो उनके उल्लंघन पर भी रिट जारी की जा सकती है। और इस कारण से रिट निकालने की अधिकारिता उच्चतम न्यायालय से अधिक विस्तारवान है, क्योंकि उच्चतम न्यायालय केवल मौलिक अधिकारों के हनन के लिए रिट जारी करता है, जबकि उच्च न्यायालय मौलिक अधिकारों के हनन के साथ साथ विधिक अधिकारों के हनन पर भी रिट जारी कर सकता है। अपीलीय क्षेत्राधिकार, सिविल और आपराधिक दोनों मामलों में अपील की जा सकती है। किसमें? उच्च न्यायालय में। यानी कि जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, चाहे सिविल मामला हो चाहे आपराधिक मामला हो। फौजदारी मामलों में सत्र न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा सकती है। फौजदारी मामलों में, यानी कि आपराधिक मामले में भी सत्र न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। सत्र न्यायाधीश द्वारा दिए गए मृत्युदंड पर उच्च न्यायालय का अनुमोदन आवश्यक होता है। यह तथ्य याद रखिएगा। सत्र न्यायाधीश किसी मामले में यदि किसी व्यक्ति को मृत्युदंड की सजा सुनाता है तो उस मृत्युदंड की सजा का अनुमोदन उच्च न्यायालय से, उस राज्य के उच्च न्यायालय से किया जाना आवश्यक होता है, वरना उसका मृत्युदंड का आदेश प्रभावी नहीं होता। किसी विमुक्ति के विरुद्ध भी अपील की जा सकती है। यदि किसी आपराधिक व्यक्ति को किसी जिला न्यायालय ने, सत्र न्यायालय ने यदि दंडित होने के बावजूद उसको मुक्त कर दिया है, पूर्णतया फ्री कर दिया है, विमुक्त कर दिया है, तो उस निर्णय के विरुद्ध भी अपील उच्च न्यायालय में की जा सकती है। इसके अलावा भूमि अधिग्रहण के मामले, संरक्षकता के मामले, हिंदू विवाह प्रणाली के निर्णयों के विरुद्ध भी अपील उच्च न्यायालय में सुनी जा सकती है। ऐसे यदि कोई मामले आते हैं, चाहे भूमि अधिग्रहण का मामला हो, चाहे सक्षमता संरक्षकता का मामला हो, या हिंदू विवाह प्रणाली का मामला हो, तो उनके निर्णयों के विरुद्ध अपील भी उच्च न्यायालयों में की जा सकती है। उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरीक्षण का भी अधिकार है, यानी कि न्यायिक पुनरावलोकन की अपन ने बात की थी। उच्चतम न्यायालय के साथ साथ राज्यों के उच्च न्यायालय को भी न्यायिक पुनरावलोकन का अधिकार प्रदान किया गया है। सिर्फ राज्य के कानूनों का पुनरीक्षण कर सकता है। अनुच्छेद 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से राज्यों के उच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया था कि राज्य का उच्च न्यायालय न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति का प्रयोग कर सकता है, लेकिन इसमें एक बंदिश लगा दी गई थी कि वो केवल सिर्फ और सिर्फ
राज्य के कानूनों का पुनरीक्षण कर सकता है। लेकिन 43वें संविधान संशोधन द्वारा केंद्र के कानूनों का पुनरीक्षण का अधिकार भी दिया गया। यानी 43वें संशोधन के माध्यम से राज्यों के साथ साथ केंद्र के कानून के पुनरावलोकन का अधिकार भी राज्यों के उच्च न्यायालय को प्रदान कर दिया गया। इसका मतलब यह निकलता है कि उच्चतम न्यायालय के साथ साथ राज्यों के उच्च न्यायालय भी केंद्र और राज्यों के कानूनों का पुनरीक्षण कर सकता है, और यदि वो संविधान के विरुद्ध है, यदि वो मौलिक अधिकारों के विरुद्ध है, तो उनको अवैध घोषित करके समाप्त कर सकता है। अधीक्षण का अधिकार अनुच्छेद 227 उच्च न्यायालयों को अपने राज्य क्षेत्र के सभी न्यायालयों और अधिकरणों पर अधीक्षण का अधिकार प्राप्त है। यानी कि उच्च न्यायालय अपने राज्य क्षेत्र में जितने भी प्रकार के न्यायालय हैं, चाहे वो जिला न्यायालय हो, चाहे सत्र न्यायालय हो, चाहे मुंसिफ न्यायालय हो या कोई अन्य न्यायाधिकरण हो, उन सब का अधीक्षण कर सकता है, यानी कि उन सब का निरीक्षण कर सकता है। यह सैनिक अधिकरणों पर लागू नहीं होगा, यानी कि जो सैनिक न्यायालय है उनके निरीक्षण का अधिकार उच्च न्यायालयों को नहीं होगा, बाकी सभी न्यायालयों का निरीक्षण वो कर सकता है। अभिलेख न्यायालय अनुच्छेद 215, ये चर्चा अपन ने उच्चतम न्यायालय के संदर्भ में भी की थी। उच्चतम न्यायालय को भी अभिलेख न्यायालय कहा जाता है और अनुच्छेद 229 के तहत, और राज्य के उच्च न्यायालयों को भी अभिलेख न्यायालय कहा जाता है अनुच्छेद 215 के तहत। उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय भी है। इसके दो आशय हैं। इस न्यायालय के अभिलेख जब साक्षी के रूप में स्वीकार किए जाएंगे, प्रस्तुति पर इनकी प्रामाणिकता के विषय में संदेह नहीं किया जाएगा। यानी कि उच्च न्यायालय जो भी है, जिसका भी है, जिस राज्य का भी है, उसके जो भी रिकॉर्ड है, अभिलेख का मतलब रिकॉर्ड, जो भी रिकॉर्ड है, जो भी पुराने निर्णय, उनको कहीं पर भी साक्षी के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है, और यदि वो प्रस्तुत किए जाते हैं तो उनके प्रामाणिकता के बारे में कोई शंका नहीं की जा सकती। इसके अलावा इस न्यायालय द्वारा अवमानना के लिए दंडित किया जा सकता है। जैसे उच्चतम न्यायालय अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, वैसे भी राज्य के उच्च न्यायालय भी अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकते हैं। अब बात करते हैं भारत में वर्तमान में जो उच्च न्यायालय है, कौन सा न्यायालय कब स्थापित हुआ था, कौन सा उसका कार्य क्षेत्र। सबसे पहले स्थापित हुआ था कोलकाता उच्च न्यायालय 2 जुलाई 1862 को, और कोलकाता उच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है उसमें शामिल है पश्चिम बंगाल और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह है। इसके बाद चेन्नई उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी 5 अगस्त 1862 को, और चेन्नई उच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है तमिलनाडु और पुदुचेरी संशासित क्षेत्र है। फिर मुंबई उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी 14 अगस्त 1862 को, और इसका कार्य क्षेत्र है महाराष्ट्र, गोवा, दादर एवं नागर हवेली, दमन और दीव, 2 राज्य और 2 संशासित क्षेत्र है। उसके बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी 11 जून 1866 को, और इसका कार्य क्षेत्र है उत्तर प्रदेश। फिर कर्नाटक उच्च न्यायालय 1884 में, इसका क्षेत्र कर्नाटक है। फिर पटना उच्च न्यायालय 2 सितंबर 1916 को, इसका कार्य क्षेत्र है बिहार। फिर जम्मू और कश्मीर उच्च न्यायालय, ये 28 अगस्त 1928 को स्थापित हुआ था, और इसका कार्य क्षेत्र जम्मू और कश्मीर के अलावा केंद्र शासित क्षेत्र लद्दाख भी है। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय 2 जनवरी 1936 को, इसका कार्य क्षेत्र मध्य प्रदेश है। और इसके बाद पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी आज़ादी के दिन 15 अगस्त 1947 को, और इसका कार्य क्षेत्र है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़, यानी 2 राज्य और 1 केंद्र शासित क्षेत्र। इससे पहले जो 8 न्यायालयों की अपन ने बात की थी, वो आज़ादी से पहले स्थापित हुए थे, और ये आज़ादी वाले दिन। इसके पश्चात ओडिशा उच्च न्यायालय 3 अप्रैल 1948 को, इसका कार्य क्षेत्र है ओडिशा। फिर गुवाहाटी उच्च न्यायालय 1 मार्च 1948 को, इसका कार्य क्षेत्र है असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम। सबसे ज्यादा राज्य, 4 राज्य, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मिजोरम, गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन है। इसके अलावा मेघालय और त्रिपुरा भी पहले इसके अधीन हुआ करते थे, लेकिन बाद में 24वां उच्च न्यायालय स्थापित करके वो अलग अलग न्यायालय उनके द्वारा बना दिए गए। राजस्थान उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना हुई थी 21 जून 1949 को, और इसका कार्य क्षेत्र है राजस्थान। इसका मुख्यालय जोधपुर में और इसकी एक पीठ जयपुर में स्थापित है। फिर तेलंगाना उच्च न्यायालय, पहले यह हैदराबाद उच्च न्यायालय के नाम से जाना जाता था, जिसकी स्थापना 5 जुलाई 1954 को हुई थी। पहले ये आंध्र प्रदेश के लिए था, अब ये केवल तेलंगाना के लिए है। केरल उच्च न्यायालय, इसकी स्थापना 1956 में हुई थी, और इसका कार्य क्षेत्र केरल और लक्षद्वीप है।
गुजरात उच्च न्यायालय स्थापना 1 मई 1960 और इसका कार्यक्षेत्र गुजरात है। दिल्ली उच्च न्यायालय 31 अक्टूबर 1966 को, इसका क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली है। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय 1971 में स्थापित किया गया था और इसका कार्यक्षेत्र हिमाचल प्रदेश है। और सिक्किम उच्च न्यायालय 16 मई 1975 को, इसका कार्यक्षेत्र सिक्किम। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़। उत्तराखंड उच्च न्यायालय 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड। झारखंड उच्च न्यायालय 15 नवंबर 2000 को झारखंड। ये नवंबर 2000 में 3 राज्य स्थापित किए गए थे और इसके साथ 3 उच्च न्यायालयों की स्थापना की गई थी। फिर 22वां उच्च न्यायालय बनाया गया था मेघालय उच्च न्यायालय 23 मार्च 2013 को, ये मेघालय के लिए। और मणिपुर उच्च न्यायालय 25 मार्च 2013 को मणिपुर के लिए। और त्रिपुरा उच्च न्यायालय 26 मार्च 2013 को त्रिपुरा के लिए। ये 3 उच्च न्यायालय 1/7/2013 में स्थापित किए गए थे, मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। इससे पहले ये गुवाहाटी उच्च न्यायालय के अधीन आते थे। और 25वां उच्च न्यायालय स्थापित किया गया आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को। ये आंध्र प्रदेश के लिए, जो पहले आंध्र प्रदेश के लिए था वो तेलंगाना के लिए बना दिए गए। भारत में पहले 24 उच्च न्यायालय थे, 2019 के बाद ये 25 हो गए, यानी कि वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय भारत में कार्यशील है। तो यह है भारत में राज्यों के उच्च न्यायालय। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।